स्वागत है, नमस्कार। एक चर्चा हमेशा से रही है। अरस्तु एक विचारक हुए हैं जो नागरिकता की बात करते हैं, लेकिन इनकी नागरिकता की एक विशेषता है कि ये केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो शासन के कार्यों में भाग लेंगे। समझ गए? इसके अलावा स्त्री, पुरुष और जो किसान थे और दास, इन लोगों को नहीं मिलेगी हाँ नागरिकता। तो क्या ये चीज़ सही थी या क्या ये चीज़ गलत थी? हम इसी पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और भी विचारक हुए हैं जो बहुमत की बात करते हैं। बहुमत से मतलब जो ये कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं उन्हें 5 मत, 2 मत या फिर अपनी योग्यता के हिसाब से वोट देना चाहिए। यानी कि उन्हें अपने वोट के हिसाब से, मतलब ज्ञान के हिसाब से वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जो जितना पढ़ा लिखा उसको उतने वोट देने की आज़ादी। तो क्या ये एक ऐसी संकल्पना है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपनाई जा सकती है? क्यों? क्योंकि एक नियम है लोहा पुरुष का नियम, जो ये कहता है कि कुछ व्यक्ति चाहते हैं कि दूसरे उनके ऊपर राज्य करें। मिसेल्स का है शायद लोहा पुरुष का नियम, याद नहीं आ रहा है नाम, बट नियम यही है कि कुछ पर्टिकुलर लोग यही चाहते हैं कि उनके ऊपर शासन किया जाए। वो आलसी प्रवृत्ति के होते हैं और उनको चुनने का ज्ञान नहीं होता है। तो विचार यही है कि क्या ये चीज़ आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लागू की जा सकती है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को चुनने का मौका दिया जाए जो बुद्धिमान हैं, और जो व्यक्ति बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं है, या कहें कि जो व्यक्ति भीड़ तंत्र बनाते हैं या भीड़ बढ़ाते हैं। अरस्तु की तरह जिसने कहा था कि केवल वही लोग नागरिक होंगे जो शासन के कार्यों में भाग लेंगे। तो अगर हम इस आधार पर वोट का बंटवारा करते हैं आज, तो क्या ये संभव है? और अगर ये चीज़ आज के परिप्रेक्ष्य में, या फिर हम बात करें लोकतंत्र की, राजतंत्र की, किसी भी तरीके की शासन प्रणाली में, क्या ये चीज़ करी जा सकती है और क्या ये प्रैक्टिकल भी है? देखिए, इसके ऊपर हजारों चर्चाएं हो चुकी हैं। अरस्तु की जो नागरिकता वाली प्रणाली है उसकी आलोचनाएं भी लोगों ने की हुई हैं, लेकिन आलोचनाएं करना और उसके पक्ष में तर्क देना, विपक्ष में तर्क देना, ये महत्व नहीं रखता। आज हम बैठे हैं 21 सेंचुरी में, तो इसी को ध्यान में रखकर हमें ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि क्या हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं है, उसको वोट का अधिकार नहीं देना चाहिए या फिर उससे वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं अधिकतर लोकतांत्रिक जो प्रणाली होती है उसमें जो भीड़ है वही चुनाव करती है। किसका? जो प्रतिनिधि होते हैं और फिर जो जाके कैबिनेट सरकार बनाते हैं। अक्सर देखा ये जाता है कि उस भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है कि आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को, पर्टिकुलर नेता को चुनिए, वोट दीजिए। और जो बौद्धिक वर्ग है वो अल्प मत में आता है और उसकी जीत नहीं हो पाती है। किसमें? लोकतंत्र में, या फिर एक ऐसी शासन प्रणाली में जो बहुमत का सिस्टम चलाती है। कहें कि जहाँ पर जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना पक्ष उनका भारी होगा।
तो क्या ये चीज़ असल में आज मायने रखेगी? देखिए, अगर हम किसी भी लोकतांत्रिक देश की बात करें तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल भी लागू नहीं हो सकता कि हम केवल बौद्धिक रूप से सक्षम लोगों को ही वोट का अधिकार दें। हाँ, अगर कोई देश ये चीज़ लागू करना चाहे तो उसे सबसे पहले अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को 100% हासिल करना पड़ेगा, लिटरेसी रेट 100% करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के युग में आज पल पल क्रांतिकारी लोग बैठे हैं, हर दिन नई पार्टी बन जाती है, हर दिन नए आंदोलन होते हैं। तो ये कहना कि हम बौद्धिक रूप से सक्षम लोगों को ही केवल आगे आने दें या फिर उनको ही वोट का अधिकार दें, ये एक तरीके से रूढ़िवादिता की तरफ बढ़ने जैसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बौद्धिक वर्ग है वो फिर वर्ग हित की बात करने लगेगा। मतलब आप जिस तरीके से ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे ही आपके हित बदलते जाते हैं। ये एक फैक्ट है कि एक नेता इसलिए चुना जाता है कि वो जनता के काम करे, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो प्रणाली है, बौद्धिकता है, वो स्वहित की तरफ आकर्षित होती जाती है ड्यू टू द टाइम। ये हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहे, ये नेताओं की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रवृत्ति ये दर्शाती है कि अगर कोई व्यक्ति नेता बना है तो उसके कुछ ना कुछ हित तो हैं, स्वहित तो कुछ होंगे ही, तभी तो उसने लोगों के मत को लुभाने वाली प्रणाली को चुना है। समझ रहे हैं? मतलब पॉलिटिक्स है क्या? सिंपल यही है कि आप लोगों को लुभाना चाहते हैं और उसके पीछे आपके कुछ उद्देश्य हो सकते हैं। हाँ, ये भी सच है कि लोग असल में काम करना चाहते हैं, लोग असल में देश हित, राष्ट्र हित और क्षेत्र हित या फिर जनहित करना चाहते हैं। लेकिन वही कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कि ये चीज़ कहाँ तक साथ देगी। तो क्या अरस्तू का नागरिकता प्रणाली, नागरिकता सिस्टम गलत था? देखिए, हमने शुरुआत में कहा था कि हम 21वीं सेंचुरी में हैं और अरस्तू कहाँ 4 BC मतलब 400 BC के आसपास जन्म ले रहा था। उस समय उसके क्षेत्र की कंडीशन अलग थी, लोगों की बौद्धिकता अलग थी, लोगों के जानने का स्तर अलग था, है ना? और आज स्तर अलग है। आज आप विरोध नहीं कर सकते। अगर आप आज विरोध करोगे तो आपका सफाया हो जाएगा। सफाया से मतलब आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक भीड़ तंत्र में रहते हैं और अगर भीड़ गलत भी है और अगर भीड़ की संख्या ज़्यादा है तो अल्प जो लोग हैं उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। समझ रहे हैं? और ये चीज़ फैक्ट है, इससे आप बच नहीं सकते। तो ये आप समझ लीजिए कि ये मुश्किल है आज के टाइम पे कि हम लोगों से उनकी वोटिंग करने की शक्ति छीन लें, वोटिंग का राइट छीन लें। हाँ, आप और अधिकार छीन सकते हो कि आप जो मंदबुद्धि लोग हैं उनको पर्टिकुलर स्पेस मतलब पर्टिकुलर जगह पे जाने से रोक दो, है ना? उनको कुछ भी ऐसा करने से रोक दो जो पब्लिकली जो अन्य लोग हैं उनको बेकार फील करवाए। जैसे आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे लोग वल्गर कंटेंट, बकवास, गाली टाइप कंटेंट मतलब बहुत ज़्यादा चलता है। इन चीज़ों से आप रोका जा सकता है मंदबुद्धि लोगों को या फिर जो कम अकल वाले लोग हैं। हमें नहीं पता कौन है वो लोग और इसकी क्या परिभाषा है, लेकिन जो अरस्तू का मॉडल है उसके आधार पर ये बात कही गई है। इसमें हमारा अभी तक विचार नहीं जुड़ा है, तो आप इसको इसी तरीके से लें। और बाकी जो भी आपकी राय है, आपके विचार हैं, वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, धन्यवाद।